बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हम देखेंगे कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट में नॉर्मली यूज की जाती हैं या फाइनेंशियल सब्जेक्ट में यूज की जाती हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये जो है सब्जेक्ट में यूज होती है डिवर्सिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिवर्सिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। ठीक है, डिवर्सिफाई मीन डिवर्स करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट चीज़ों के साथ एलोकेट करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, एक एक से ज़्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। डिवर्सिफिकेशन इज अ टेक्निक that reduce risk by allocating investment among various financial instruments, industries, and other categories. It aims to maximize return by investing in different areas that would each react differently to the same event. ठीक है, अब इसको समझते हैं। असल में होता है कि अब आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शन ए, बी और सी। आप तीनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने, हो सकता है आप सारे ए कैटेगरी पे इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है बी में कर दें, हो सकता है सी में कर दें। तो हर किसी का रिटर्न डिफरेंट है। अब आप चांस जो है ना, आपको लगता है कि अगर मैं सारे ए कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दूं और हो सकता है यहाँ पे अगर लॉस बियर करना पड़े तो मेरे सारे 10,000 रुपीज़ डूब जाएंगे। तो आप अपने लॉस को कम करने के लिए कोशिश करते हैं, आप ए, बी और सी तीनों कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर ए कैटेगरी में आपको लॉस हो तो आपको बी और सी कैटेगरी में गेन, प्रॉफिट, बेनिफिट हो जाए। इस तरह से जो कंपनीज हैं वो भी यही तरीका अपनाती हैं। उनका सेम मकसद यही होता है कि वो जो लॉस है उसको किसी तरह से मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, इससे वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर जो है चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया जिसमें वो मैंने कहा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक तरह की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, एसेट्स की, कॉर्पोरेशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, जहाँ जिसके अंदर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे ए, बी, सी कैटेगरी मैंने आपको बताया, ये तीनों आपकी पोर्टफोलियो बन जाएंगी। ठीक है, कंपनी अपनी पोर्टफोलियो मेंटेन करती होती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती होती है कि मैंने कितने परसेंट किस प्रोफाइल के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका फिर रिटर्न मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, डाइवर्सिफिकेशन और एक पोर्टफोलियो। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन जो है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है अनडिवर्सिफाइबल, जिसको डिवर्सिफाई नहीं कर सकते। एक होती है डिवर्सिफाइबल। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये एक्चुअली है कि अनडिवर्सिफाइबल तो समझे ऐसा रिस्क है जिसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते, जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वो अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर कंफर्म टू मेन टाइप ऑफ रिस्क व्हेन इन्वेस्टिंग। जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है उसको दो तरह के रिस्क फेस करने पड़ते हैं। एक वो जिसको रिस्क को वो रिड्यूस कर सकता है, किस तरह से, डाइवर्सिफिकेशन करके या दूसरे तरीके अपना के। एक वो रिस्क है जिसको वो रिड्यूस नहीं कर सकता, तो अनडिवर्सिफाइबल रिस्क जो है इसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं, इसको सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कंपनी नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेती है, या जो इन्वेस्टर है वो इसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसको वो किसी भी तरह से मिटिगेट नहीं कर सकता, ये मिनिमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वेस्टर का कंट्रोल नहीं होता इस तरह के फैक्टर्स पे। एग्जांपल देखते हैं, आपकी इन्फ्लेशन हो गई, आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, आपकी पॉलिटिकल कोई इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कोई ऐसी लॉन्च की जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो अब इफेक्ट जो है, आपका रिस्क जो है वो हाई है यहाँ पे, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकें। ठीक है, इट इज जस्ट अ रिस्क इन्वेस्टर मस्ट एक्सेप्ट। ये वो रिस्क है जो कि कॉर्पोरेशन और इन्वेस्टर जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। देन आ जाता है डिवर्सिफाइबल रिस्क, ये ऑपोजिट है अनडिवर्सिफाइबल के। डिवर्सिफाइबल रिस्क का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टर को, कॉर्पोरेशन को कोई रिस्क फेस करना पड़ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ऐसे सर्टेन मेजर्स या सर्टेन प्रिकॉशंस या सर्टेन वेज या सर्टेन पॉलिसीज अडॉप्ट करें, जिसके थ्रू वो अपना जो रिस्क है
उस रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ रिस्क इज diversifiable. The risk is also known as unsystematic risk. Is specific to a company, industry, market, economy or country. It can reduce through diversification. जो हमने पहली टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी diversification, उसके थ्रू ये अपने रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क इसको कहते हैं, डिवर्सिफाइबल रिस्क को, ये जो नॉर्मली अराइज होता है ये फाइनेंशियल रिस्क रिलेटेड होता है, फाइनेंस के रिलेटेड होता है आपके, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है उसका मकसद यही होता है कि वो अपने इस रिस्क को किसी तरह से कम कर सके। और वो रिस्क कैसे कम होगा, वो अगर लगता है कि इस ए कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है लॉस हो जाए तो वो बी में भी ज़्यादा सी इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो अगर ए में लॉस हो रहा है तो बी में गेन हो जाएगा, बी में लॉस है तो ए में गेन हो जाएगा। तो इस तरह से वो किसी भी तरीके से अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देन आ जाता है हैजिंग। अब डिवर्सिफिकेशन असल में हमने देखा कि डिवर्सिफिकेशन में चीज़ों को वो क्या कर रहा है, मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कैसे करे, हैजिंग के थ्रू करेगा, ठीक है। हैजिंग जो है ये इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड टू ऑफसेट लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट बाय टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी, बाय टेकिंग अ ऑपरेट पोजीशन इन अ रिलेटेड एसेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी है ए और बी कैटेगरी, ए में लॉस है तो बी में गेन है, बी में लॉस है तो ए में गेन है। जैसे दो कंपेटिटर आपकी होती है कॉर्पोरेशन, एक अगर मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर कर रहा है, दूसरे का मार्केट शेयर कम हो रहा है, एक का मार्केट शेयर कम है तो दूसरे का मार्केट शेयर ज्यादा हो रहा है। तो हैजिंग में भी ये होता है कि कंपनीज और इन्वेस्टर जो है वो दो जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर एक कैटेगरी में लॉस है तो दूसरी में उनको फायदा होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैजिंग। Hedging strategy typically involve derivatives such as option, future contract, ठीक है। अब hedging को जो है, hedging एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दे दी जिसके थ्रू वो क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं। अब उसके अंदर तीन चीजें वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनको अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि तीनों हैं क्या, ठीक है। Hedging is like insurance. When people hedge, they are insuring themselves against negative event impact on their finances. This does not prevent all negative events from happening. However, if a negative event does happen, you will probably hedge, the impact of event is reduced. ये वैसे ही जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ इंश्योरेंस होगी या फॉर एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस होगी। कार इंश्योरेंस इसलिए करवाई जाती है अगर गाड़ी होगी डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जो पेमेंट है ना वो हमें फिर इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती है। तो लाजमी तो नहीं है कि आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन एक आपने अपने रिस्क को जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है कि अगर इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो कॉस्ट आपको गाड़ी को रिपेयर करने में देनी पड़ेगी वो हो सकता है ज़्यादा हो। तो जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका फिर फायदा ये हो जाता है वो जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो आपको सारे एक्सपेंडिचर बेयर कर रही होती है, ठीक है। तो हेजिंग जो है एक टाइम इंश्योरेंस है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो अगर एक इन्वेस्टमेंट में लॉस है तो आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से बेनिफिट हासिल हो रहा होता है। फिर आ जाती है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स होल्डर द राइट टू बाय अ स्टॉक, ठीक है। कॉल ऑप्शन ये है कि जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसके पास इस चीज का राइट होता है कि वो स्टॉक को या किसी चीज को बाय कर सके, ठीक है। जबकि जो पुट ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि वो उसको सेल कर सके, ठीक है। तो ये कॉल ऑप्शन ऐसे ही है जैसे आपने कोई डाउन पेमेंट की हुई है, फ्यूचर में कोई चीज परचेज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी परचेज करनी है तो आप डाउन पेमेंट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आपको वो चीज आपने परचेज करनी। फिर आ जाता है आपका क्या, फॉरवर्ड मार्केट। Forward market is an over-the-counter marketplace that sets the price of a financial instrument or asset for future delivery. Forward markets are used for trading a range of instruments, but the term is primarily used with reference to the foreign exchange market. अब फॉरवर्ड मार्केट में होता क्या है, आप जितने भी ये अक्सर आपने देखा होगा करेंसी के अंदर डील कर रहे होते हैं, करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली क्या क्या रहे होते हैं वो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर डील कर रहे होते हैं। असल में फॉरवर्ड मार्केट में होता क्या है इस चीज को समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल डॉलर इस वक्त रेट आपका है 170, आपको लगता है कि जी आने वाले टाइम में जो आपका है डॉलर वो 170 से 180 पे चला जाएगा,
आप इस साइड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इन्वेस्टर है वो कहता है ठीक है, मैं कोई ऐसा मुआहदा कर लेता हूँ पर्सन के साथ कि जी आपने मुझे इतने डॉलर देने एट द रेट ऑफ $71, 71 रुपीज पर डॉलर। अब होता क्या है, आपने उस पर्सन से फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इन फ्यूचर आप मुझे प्राइस इस प्राइस पे देंगे। अब हो सकता है अगर उस पर आपकी प्राइस 180 होगी, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदा किया हुआ तो आपको वो डॉलर 171 का मिलेगा। फिर आप उसको मार्केट में सेल करेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो जो प्राइस है 170 से 160 पे आ जाए, तो उसमें फिर ये होता है कि आपने ज़्यादा डाउन पेमेंट की होती है फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आप बैक ऑफ कर जाते हैं मिनिमल लॉस के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी सारी डीलिंग हो रही होती है किसमें, फॉरवर्ड मार्केट में। देन आ जाता है हमारा स्पेकुलेटर, अ पर्सन हु बाय अ शॉर्ट सिक्योरिटी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवरेबल प्राइस चेंज इज अ स्पेकुलेटर। ठीक है, अब ये वैसे ही है जैसे एक स्पेकुलेटर का यकीन होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, एक्स वाई कंपनी स्टॉक इज ओवर प्राइस, एक्स वाई जो कंपनी है उसकी प्राइस ओवर स्टॉक हुई हुई है, दे में शॉर्ट द स्टॉक, वेट फॉर द प्राइस टू फॉल एंड मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, अब वो कोशिश होती है कि जैसे ही उसके स्टॉक की प्राइस लो होगी तो वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल देती हूँ, चीनी की शॉर्टेज होगी, लोगों ने चीनी को स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब चीनी की स्टॉक करने की वजह से शॉर्टेज होगी मार्केट में, जब शॉर्टेज होगी तो फिर उसकी प्राइस हाई होगी, 80 90 100 रुपीज पर केजी पे चली। अब जब रेट हाई हो गया तो जिन लोगों ने वही शुगर 50 पर केजी पे परचेज की हुई थी, अब वो मार्केट में वो शुगर 100 पे सेल कर रहे हैं और वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये जो है आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है स्पेकुलेटर भी ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर है जी ऑप्शन मार्केट। ठीक है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउ an investor to buy or sell an underlying instrument like a security। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन इज डन ऑन द ऑप्शन मार्केट। अब देखें, हर चीज की मार्केट सेपरेट है। अगर आपने ऑप्शन प्लान लेना है, ऑप्शन के मार्केट में कुछ डीलिंग करनी है, तो ऑप्शन मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये सारी डीलिंग हो रही होती है। ठीक है, इसमें अब एग्जांपल में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये ऐसे है जैसे कोई कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाह रही हो, बोनस देना चाह रही हो, इंसेंटिव देना चाह रही हो, तो वो क्या करती है अपने एम्प्लॉयज को अपने स्टॉक ऑप्शन प्लान सेल कर देती है। स्टॉक जो है कॉर्पोरेशन के सेल कर देती है, कुछ शेयर एक तरह से अपने एम्प्लॉयज को दे देती है, और उनको ये कहती है कि आपने ये शेयर अगर मार्केट में इस वक्त प्राइस है 150, आपको मैं ये शेयर दे रहा हूँ 130 का, 20 रुपीज पर शेयर आपको बेनिफिट है। लेकिन ये आपने अभी मार्केट में सेल आउट नहीं करना है, आप 6 महीने के बाद इनको मार्केट में सेल आउट करेंगे, 1 साल बाद शेयर करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉयज को बता देती है कि ये शेयर आपको कम प्राइस पे हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनको मार्केट में बेचना है तो इसको आप इतने टाइम के बाद बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेच सकते। तो दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, कैश सेटलमेंट ऑप्शन है, उसमें भी कैश की सेटलमेंट हो रही होती है ऑप्शंस के थ्रू। ये जो आपकी कंपनी कुछ ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, तो कैश सेटलमेंट का सिनेरियो आ जाता है, वो भी इसमें आ जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन, जो एक्सचेंज का आपका डीलिंग हो रही होगी, ठीक है, वो भी आपका सारा ऑप्शन मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, देन एक वर्ड यूज होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हर वो पर्सन है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है या प्रॉफिटेबिलिटी है या डिसीजन मेकिंग है, उसकी वजह से वो पर्सन इफेक्ट हो रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, इसमें आपके एम्प्लॉयज भी होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज भी होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होंगे, लैंडर्स भी होंगे, बॉर्बर्स भी होंगे, हर बंदा जो है इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, देन आ जाता है रिस्क ऑनर, पर्सन और एंटिटी विद द अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी टू मैनेज अ रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑनर वो है जो कि पर्सन अकाउंटेबल है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क अवर्सर एंड रिस्क टेकर। रिस्क अवर्सर वो पर्सन होता है जो कि रिस्क को अवॉइड करता है, रिस्क नहीं लेता। ठीक है, एक होता है रिस्क टेकर। रिस्क टेकर वो होता है जो कि रिस्क को परसीव करता है, रिस्क लेता है, बिकॉज ही और शी बिलीव कि जितना रिस्क ज्यादा होगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा ये तमाम टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।